फिर देखिए वायरल डिजीज़ जो होती हैं या विषाणु जनित रोग जो होते हैं उनको देखना है। इसके पहले हमने बैक्टीरिया से होने वाली जितनी भी बीमारियां थी यानी बैक्टीरियल डिजीज़ जितनी भी थी वो सब हमने देख ली हैं। अब हमें देखना है वायरल डिजीज़ या विषाणु जनित रोग। तो देखिए वायरस जो होता है वो आकार में बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। अब देखिए बैक्टीरिया और वायरस दोनों ही इतने ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देखा जा सकता है, उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन इनमें भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ज़्यादा छोटा कौन सा होता है तो आप कहेंगे कि वायरस ज़्यादा छोटा होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है वायरस। फिर स्टडी ऑफ वायरस को क्या कहा जाता है, यानी वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान। वायरस में आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, तो डीएनए या आरएनए में से एक हो सकता है। इसमें आपको ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है कि डीएनए या आरएनए में से कोई एक वायरस में आनुवांशिक पदार्थ होता है, जबकि वायरस को छोड़कर बाकी सब में सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है और वायरस में डीएनए या आरएनए में से कोई एक आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। फिर देखिए विषाणु या वायरस की संरचना देख लीजिए कि ये किस तरह के दिखाई देते हैं। तो ये उसकी बाहरी संरचना है और ये वायरस की आंतरिक संरचना है। अब देखिए इसमें ये जो रेड रेड करके आपको स्पॉट से दिखाई दे रहे हैं, कुछ उभरे हुए आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, इनको कहा जाता है स्पाइक और ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और ये वायरस की आंतरिक संरचना है और ये जो है ये वायरस का आनुवांशिक पदार्थ है। इसे आरएनए या डीएनए दोनों में से कोई एक हो सकता है वायरस का आनुवांशिक पदार्थ, मैंने अभी आपको बताया था। फिर देखिए विषाणु जनित रोग जो हैं उनमें पहला रोग है HIV या एड्स। तो देखिए इसमें जो रोग होता है उसे एड्स कहा जाता है और इसका जो वायरस होता है उसे HIV कहा जाता है, लेकिन जनरली इसे HIV या एड्स बीमारी कह दिया जाता है। तो HIV जो है इसका फुल फॉर्म आपको इसमें याद रखना है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। दूसरा फुल फॉर्म इसमें एड्स का याद रखना है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जो बीमारी है वो किस वायरस की वजह से होती है, तो HIV वायरस सबको पता होता है कि HIV वायरस की वजह से होती है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है कि ये रेट्रो वायरस भी इसे कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एड्स जो है वो किस वायरस की वजह से होता है और उसमें HIV वायरस ऑप्शन में ना हो, तो आपको याद रखना है कि इसे रेट्रो वायरस भी कहा जाता है। और देखिए ये जो एड्स डे है ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो देखिए ये जो HIV या एड्स नाम की बीमारी है इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन है जो HIV एड्स से संक्रमित नहीं है उसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है DNA बनाता है RNA और RNA बनाता है प्रोटीन। ये जो प्रक्रिया होती है इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी DNA जो होगा वो RNA बनाएगा और RNA प्रोटीन बनाएगा। मनुष्य के शरीर में यही प्रक्रिया चलती है और इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। लेकिन जब कोई मनुष्य HIV या एड्स पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो वायरस होता है उसमें DNA या RNA में से एक कोई आनुवांशिक पदार्थ होगा, तो जो HIV या एड्स का वायरस होता है उसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है RNA। जब HIV या एड्स का वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो RNA जो होता है सबसे पहले बनाता है DNA फिर से RNA बनाता है और फिर प्रोटीन बनाता है RNA। तो देखिए ये प्रक्रिया जो थी ये DNA से RNA से प्रोटीन बना रहा था, इसमें RNA से DNA बनता है और फिर सेम प्रक्रिया जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में होती है वो चलने लग जाती है। DNA RNA बनाता है और RNA प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ पर DNA से RNA बनने की प्रक्रिया जो थी उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जा रहा था। यहाँ पर RNA से DNA बन रहा है तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। अब देखिए कोई व्यक्ति HIV या एड्स पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसकी जांच करने के लिए 2 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। एड्स का प्राइमरी टेस्ट होता है और एड्स का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। तो देखिए कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होता है और जो प्राइमरी टेस्ट होता है
वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं। एड्स का जो प्राइमरी टेस्ट होता है उसे कहा जाता है एलिसा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो आप कहेंगे कि एड्स की जांच के लिए। अब एलिसा का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा कि एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये बात आपको याद रखनी है। और एसे इसमें आपको निबंध वाला याद नहीं रखना है, उसकी स्पेलिंग होती है ESSAY और इसकी स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है। ये देखिए लास्ट लेटर ए है, तो इससे आपको याद रखना है कि इसकी स्पेलिंग होती है ASSAY, क्योंकि यहाँ पर कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में ESSAY वाला ए से भी लिख दिया जाता है। फिर इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट दूसरा होता है, उसका नाम होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए एड्स का प्राथमिक टेस्ट कौन सा होता है या प्राइमरी टेस्ट कौन सा होता है, तो आप कहेंगे एलिसा, और एड्स का कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, तो आप कहेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। फिर देखिए ये कुछ टीके हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें कौन सी बीमारी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है ये पूछ लिया जाता है, और किस टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी ये पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसमें पहला टीका है चेचक या स्मॉल पॉक्स का टीका, तो इसे एडवर्ड जेनर साहब ने बनाया था। एडवर्ड जेनर को ही टीके का जनक भी कहा जाता है, आपको ये बात भी इसमें याद रखनी है। दूसरा है टीबी और कॉलेरा जो हैं वो दोनों के टीके को बनाया था रॉबर्ट कोच ने। पोलियो को साल्क और साबिन नाम के वैज्ञानिकों ने बनाया था। जो साल्क थे उन्होंने IPV बनाई थी, 1955 में बनाई थी। इन्होंने जो पोलियो की वैक्सीन बनाई थी उसे 1955 में बनाया था, और ये IPV थी। IPV का क्या मतलब है, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, यानी ये वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती थी व्यक्ति को। और फिर जो साबिन नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने 1961 में पोलियो की वैक्सीन बनाई थी, और ये OPV थी। OPV का क्या मतलब है, OPV का मतलब है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये कौन सी वैक्सीन होती है, ये जो 2 बूंद जिंदगी वाली वैक्सीन आपने भी बचपन में पी होगी, इसी को ओरल पोलियो वैक्सीन कहा जाता है। इसकी खोज की थी साबिन नाम के वैज्ञानिक ने, और इसका प्रथम बार प्रयोग किया गया था 1961 में। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। फिर जो रेबीज़ नाम की बीमारी होती है उसका टीका बनाया था लुई पास्चर ने। तो ये सभी टीके और ये किन बीमारियों से बचाव के लिए लगाए जाते हैं ये बात आपको याद रखनी है, और साथ में आपको याद रखना है कि इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। फिर देखिए अगले विषाणु जनित रोग यानी वायरल डिजीज़। तो इसमें पहली डिजीज़ है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड सामान्य जो सर्दी जुकाम होती है उसे कहा जाता है, और ये होती है राइनो वायरस की वजह से। इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो इससे प्रभावित अंग होता है श्वास नली। अब देखिए यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ पर रोग लिखे गए हैं, रोग जनक यानी पैथोजन लिखे गए हैं, और प्रभावित अंग लिखे गए हैं। दूसरी बीमारी है एड्स रेट्रोवायरस या HIV वायरस की वजह से होता है। मैंने इसकी पूरी कहानी अभी आपको बता दी है। इससे प्रभावित अंग हैं टी सेल्स को लिम्फोसाइट्स सेल्स भी कहा जाता है, तो लिम्फोसाइट्स भी आपको याद रखना है। तो इससे प्रभावित अंग टी सेल्स या लिम्फोसाइट्स। और ये टी सेल्स जो होती हैं वो किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो पूरी तरह से ख़त्म होने लगती है, और उसको बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। फिर तीसरी बीमारी है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण, या इसी को मिक्सो वायरस भी कहा जाता है। इससे प्रभावित अंग है श्वास नली। तो आपको ये तीनों डिजीज़ याद रखनी है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कॉमन कोल्ड होती है, या एड्स होता है, या इन्फ्लुएंजा होता है, वो तीनों किसकी वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं या वायरस की वजह से होते हैं। आपसे प्रश्न वायरस का भी पूछा जा सकता है कि कॉमन कोल्ड किस वायरस की वजह से होता है, या एड्स किस वायरस की वजह से होता है, या इन्फ्लुएंजा किस वायरस की वजह से होता है। आपसे प्रभावित अंग भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सारी बातें आपको याद कर लेनी है। चौथी बीमारी है मम्प्स को हिंदी में कन्वर या गलसुआ भी कहा जाता है। इसका जो पैथोजन है यानी ये जिसकी वजह से होती है उस वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। इससे प्रभावित अंग है लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियों में पैरोटिड ग्रंथि जो होती है उसमें सूजन आ जाती है। मैंने आपको पाचन तंत्र वाले टॉपिक में बताया था कि मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और उनमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है वो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है। तो इसी पैरोटिड लार ग्रंथि में
सूजन आ जाती है कन्वर या मम्स या गलसुआ नाम की बीमारी में। अगली बीमारी है मीजल्स या खसरा। ये होती है रूबियोला वायरस की वजह से। अब देखिए रूबियोला और रूबेला दोनों अलग अलग वायरस हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है। जो मीजल्स होता है यानी जो खसरा होता है वो रूबियोला वायरस की वजह से होता है, और जो जर्मन मीजल्स होता है यानी जर्मन खसरा होता है उसका वायरस होता है रूबेला वायरस। अब इनमें प्रभावित अंग क्या होते हैं, तो जो खसरा होता है यानी मीजल्स होता है उसमें लाल रंग के दाने पूरे शरीर में पड़ जाते हैं। जो जर्मन मीजल्स होता है यानी जर्मन खसरा होता है उसमें गुलाबी रंग के दाने पूरे शरीर में पड़ जाते हैं। चित्र में ये देखिए मीजल्स है और ये जर्मन मीजल्स है। इसमें लाल रंग के दाने पूरे शरीर में पड़े हुए हैं और इसमें देखिए गुलाबी रंग के दाने पूरे शरीर में पड़े हुए हैं। और कन्वर या मम्स या गलसुआ नाम की जो बीमारी होती है उसमें इस तरह से व्यक्ति की लार ग्रंथियां जो होती हैं या पैरोटिड लार ग्रंथि जो होती है उसमें सूजन आ जाती है। तो ये भी आप देख लीजिए, इसे मम्स नाम की बीमारी कहा जाता है। फिर देखिए इसमें अगली बीमारी है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। और वेरिसेला जोस्टर वायरस के अंदर आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, तो इसमें डीएनए होता है। आपसे इसमें दो प्रश्न बनते हैं। एक तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चिकन पॉक्स किस वायरस की वजह से होता है, तो आप कहेंगे वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है या चिकन पॉक्स का जो पैथोजन होता है या रोगजनक होता है उसमें कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, तो आप कहेंगे उसमें डीएनए पाया जाता है। फिर देखिए दूसरी बीमारी है स्मॉल पॉक्स। ये होता है वेरियोला वायरस की वजह से। इसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि वेरियोला वायरस के अंदर कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो इसमें भी डीएनए होता है। कुल मिला के आपको याद रख लेना है कि जो चेचक नाम की बीमारी होती है उसके जो पैथोजन होते हैं या उसके जो वायरस होते हैं उसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो एड्स होता है, एड्स में जो एचआईवी नाम का वायरस होता है या जो रेट्रो वायरस होता है उसके अंदर कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, तो उसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है आरएनए। ये भी आपको याद रखना है। अगली बीमारी है रेबीज। इसका वायरस है लाइसा वायरस या रेब्डो वायरस, या इसी को कहा जाता है न्यूट्रोट्रॉपिक वायरस। ये तीनों वायरस आपको याद रखने हैं। आपसे लाइसा वायरस भी पूछ सकता है, रेब्डो वायरस भी पूछ सकता है और न्यूट्रोट्रॉपिक वायरस भी पूछ सकता है। रेबीज़ बीमारी जो होती है वो कुत्ते के काटने से होती है। इससे प्रभावित अंग जो होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है और इसमें मरीज को पानी से डर लगने लगता है, क्योंकि जो कुत्ता होता है उसे पानी से डर लगता है। और वो कुत्ता जब किसी व्यक्ति को काटता है तो जो रेब्डो वायरस होता है या लाइसा वायरस होता है वो किसी व्यक्ति के अंदर चला जाता है और उस व्यक्ति की हरकतें भी कुत्ते जैसी हो जाती हैं, यानी उसे भी पानी से डर लगने लगता है। इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। फिर अगली बीमारी है पीत ज्वर या येलो फीवर। इसका वायरस है अरबो वायरस और इसका जो वाहक है वो एडीज एजिप्टी मादा मच्छर है। अगर किसी व्यक्ति को पीत ज्वर होता है तो उसको पीलिया हो जाता है और उसे बुखार, उल्टी और मुंह से खून आने जैसी समस्या होने लगती है। एडीज एजिप्टी मादा मच्छर पीत ज्वर की वाहक होती है, यानी ये जो अरबो वायरस होता है ये एडीज एजिप्टी मादा मच्छर के काटने से किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करता है और इस रोग से प्रभावित व्यक्ति में पीलिया, बुखार, उल्टी और मुंह से खून आने जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। फिर अगला वायरस जनित रोग है इबोला। इबोला वायरस की वजह से होता है। इससे प्रभावित अंग है प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम। इसके लक्षण हैं उल्टी, दस्त, बुखार, सिर दर्द और रक्तस्राव। इबोला नाम की बीमारी सबसे पहले अफ्रीका के कांगो गणराज्य में इबोला नदी के आसपास फैली थी, इसलिए इस बीमारी को और इसके वायरस को इबोला नाम दे दिया गया। और इस रोग में रोगी की त्वचा गलने लगती है, यहाँ तक कि हाथ पैर से लेकर पूरा शरीर तक गल जाता है। ऐसे रोगी से दूर रहकर ही इस रोग से बचा जा सकता है। ये देखिए कुछ ऐसी हालत रोगी की हो जाती है और इसमें रोगी का पूरा शरीर गलने लग जाता है, उसके हाथ पैर और उसका पूरा शरीर गल जाता है। और जो भी इस रोग से प्रभावित होता है या जो भी इस रोग से ग्रसित होता है उससे दूर रहकर इस रोग से बचा जा सकता है, यानी इसके संपर्क में आने पर कोई भी व्यक्ति रोग की चपेट में आ सकता है। फिर अगला वायरस जनित रोग है
पीलिया या हेपेटाइटिस, जिसे अंग्रेजी में जॉन्डिस भी कहा जाता है। इससे संबंधित वायरस है हेपेटाइटिस वायरस, यानी हेपेटाइटिस वायरस की वजह से पीलिया या हेपेटाइटिस या जॉन्डिस होता है। इससे प्रभावित अंग है यकृत या लीवर। इसके लक्षण हैं आँख और त्वचा का पीला हो जाना और पेशाब का पीला होना। ये देखिए, इस इमेज में देख लीजिए, सामान्य मनुष्य जो होता है उसकी स्किन का कलर ऐसा होता है, और जो पीलिया से ग्रसित व्यक्ति होता है उसकी स्किन, उसकी आँखों का कलर ऐसा हो जाता है। अगली बीमारी है ट्रैकोमा। सॉरी, ये गलती से लिख गया है, यहाँ पर आप लिख लीजिए। अगली बीमारी है ट्रैकोमा, और ट्रैकोमा का वायरस है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। इससे प्रभावित अंग है आँख, और इसमें लक्षण क्या क्या हैं, तो आँख में दर्द होता है और आँख लाल हो जाती है। ये देखिए, इसे ट्रैकोमा कहा जाता है। फिर अगला वायरस जनित रोग है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जिस वायरस की वजह से होता है उसका नाम है नीसेरिया मेनिंगिटाइडिस। और इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे ब्रेन या मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसके लक्षण हैं तेज बुखार आना और बेहोशी। रोगी को पहले तेज बुखार आता है, उसके बाद वह बेहोश हो जाता है। तो ये जो मेनिंजाइटिस बीमारी है, इसमें मानव का मस्तिष्क या ब्रेन प्रभावित होता है। इसमें तेज बुखार के साथ बेहोशी आना इसका लक्षण है, और ये जिस वायरस की वजह से होता है उसे कहा जाता है नीसेरिया मेनिंगिटाइडिस।